अब तक आपने पढ़ा कि अनामिका अरविंद को जेल भिजवा देता है और वही देवेंद्र जी उसके लिए खाना भिजवाने की बात करते हैं और देवांश भी उसके लिए इवनिंग स्नैक्स लेकर आता है और उसका पीछे करते हुए नताशा भी वहां पहुंचती है। अब आगे, क्या तुम मुझे मिस करोगी? देवांश यह जवाब जानने के लिए डिटरमिनेंट था। कोई और चॉइस ना होने पर अनामिका ने जवाब दिया, हाँ, मैं भी तुम्हें बहुत मिस करूंगी। देवांश ने अपना सर नीचे किया और जेटली उसके लिप्स को किस करने के बाद अपनी प्यारी आंखों से उसे देखा जिसमें सिर्फ प्यार नजर आ रहा था और बोला, मैं तुम्हें काम के बाद पिक कर लूंगा। ओके। अनामिका के चेहरा थोड़ा शर्म की वजह से लाल हो गया और उसने वह सामान लेकर वहां से जाने की तैयारी की, लेकिन देवांश ने अभी भी उसका हाथ पकड़ा हुआ था और वह जाने नहीं देना चाहता था। वह बोला, मैं नहीं चाहता कि तुम जाओ। जब भी वह उसे देखा था तो उसे और किसी चीज की फर्क नहीं पड़ता था। उसे बस उसके साथ रहना होता था। अनामिका को कोई आइडिया नहीं था कि देवांश सिंघानिया, जिसकी रेपुटेशन कोल्ड हार्टेड क्रूएल इंसान की बनी हुई थी, वह पब्लिकली इतना बोल्ड होगा, और जब उसे यह पता चला तो वह काफी हैरान हो गई थी। तो क्या तुम ये चाहते हो कि मैं यहाँ तुम्हारे साथ खड़े होकर इस भारी सामान के साथ बातें करूं? क्या तुम चाहती हो कि मैं ये सामान तुम्हारे ऑफिस तक लेकर चलूं? ये सवाल सुनते ही अनामिका ने अपना हाथ पीछे खींचा और बोली, मेरा काम 2 घंटे में खत्म हो जाएगा, तुम्हें जाना चाहिए। अनु। ये सुनकर अनामिका रुक गई और उसकी तरफ पीछे मुड़कर देखने लगी। मैंने आज जो फ्रेशविल रेस्टोरेंट में तुमसे कहा था वह सच था। वह सच में जैसे बहुत लाइक करता है, इतना ज्यादा कि वह उसे हर एक सेकंड मिस करता है। नॉर्मली अनामिका उसे इग्नोर कर देती, बट जब उसने उसके सीरियस आंखों को देखा तो मुस्कुराकर सिंपली जवाब दिया, मैं जानती हूँ। देवांश उसे जाते हुए देखा और चुपचाप उसे फॉलो करने लगा। अनामिका एक कदम लेती और देवांश फॉलो करता एक छोटी सी दूरी उसने तब तक मेंटेन की जब तक अनामिका ऑफिस के अंदर नहीं चले गई। तब जाकर देवांश रुका और उसने अपना फोन निकाला और उसे कॉल किया। अपने तरीके से वह उसे चुपचाप प्रोटेक्ट कर रहा था और उसके साथ रह रहा था। वही नताशा अपनी गाड़ी में गुस्से में उबाल रही थी। उसे भरोसा ही नहीं हो रहा था कि यूजुअली हमेशा कोल्ड बिहेव करने वाला देवांश इतना प्यारा बिहेव कर सकता है एक लड़की के साथ। अब समझ में आया कि जो आदमी हमेशा टॉप पर रहता है वह प्यार और रिश्तों के बारे में कुछ नहीं जानता। ऐसी बात नहीं है, बस वह अभी तक सही इंसान से नहीं मिला था, और जब से वह अनामिका से मिला है उसकी आंखों में हमेशा प्यार और केयर दिखाई देती है, ऐसी चीज जिसे नताशा ने पहले कभी नहीं देखा था। क्यों क्यों हमेशा रूठ रहने वाली अनामिका को देवांश इतना पसंद करता है? क्यों उस देवांश का यूनिक लव और अफेक्शन मिल रहा है? नताशा इतनी जलन के कारण पागल होने वाली थी। उसकी उंगलियां उसकी स्क्रीन में घुस चुकी थी। वह बस यहाँ बैठकर सब कुछ होते हुए नहीं देख सकती। बात पैसे की हो, अपीयरेंस की हो, नॉलेज की हो या फिर एबिलिटी की, देवांश हर चीज में टॉप पर था। उसका कंपैरिजन दुनिया में किसी भी लड़के से नहीं किया जा सकता था। उसे भी वही यूनिक लव और अफेक्शन चाहिए था। वह अनामिका को रिप्लेस करके देवांश के दिल में अपनी जगह बनाना चाहती थी। उसने जब देवांश को गाड़ी के बाहर कंपनी को देखते हुए फोन पर बात करते हुए देखा, तो वह समझ गई कि वह अनामिका से बात कर रहा है। वह भी अभी अलग हुए हैं, लेकिन उन्हें देखकर लग रहा है जैसे उन्हें कोई अलग ही नहीं कर सकता। नताशा को ऐसा लग रहा था जैसे उसके दिल से खून निकल रहा है। उसने अपनी जलन और उदासी को कंट्रोल करते हुए कहा, ड्राइवर घर चलो। रियली? मैक्स हैरान हो गया। उसे उम्मीद नहीं की थी कि देवांश और अनामिका का रिश्ता इतनी जल्दी प्रोग्रेस करेगा। ऐसा लगता है कि उनके बीच में आने के लिए नताशा के पास कोई मौका नहीं है। उसने अभी गाड़ी का इंजन शुरू भी नहीं किया था, तभी उसे देवेंद्र जी की गाड़ी आई हुई दिखाई दी, जिसे वह नंबर प्लेट से पहचान गया और उसने हैरानी से पूछा, मिस नताशा, क्या वह बड़े मिस्टर सिंघानिया की गाड़ी नहीं है? ये सुनकर नताशा ने ऊपर देखा तो मैक्स सही कह रहा था। क्या देवेंद्र जी भी यहाँ अनामिका को देखने आए हैं? जब नताशा ये सोच रही थी तभी गाड़ी रुक गई और उसमें से पहले कैलाश निकले, और जब उन्होंने देवांश को कंपनी के एंट्रेंस पर देखकर हैरान हो गए और उन्होंने पूछा, यंग मास्टर, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? देवांश बिल्कुल हैरान नहीं हुआ उनके यहाँ आने से और उसने पूछा, क्या मेरे दादाजी ने आपको यहाँ भेजा है? हाँ सर ने बहुत बड़े सेफ जो फ्रांस से आए थे उनसे अनामिका के लिए पेस्ट्रीज और स्नैक्स बनवाए थे, कैलाश बोले, और उन्होंने हिचकी चाहते हुए गाड़ी से सामान निकाल कर माफी वाली टोन में कहा, लेकिन इसमें आपके लिए कुछ नहीं है। कोई फर्क नहीं पड़ता। देवांश ने फिर से कंपनी की तरफ देखा। जब तक उसकी अनामिका खुश है वह भी खुश है। यंग मास्टर, क्या है, आप ही यहाँ अनामिका को स्नैक्स देने ही आए थे? हाँ। क्या मैं बहुत लेट आया? कैलाश चिढ़ गए। वह जानते थे कि यह स्नैक्स और चाय पर्सनली एक पेस्ट्री चैफ ने बहुत ही फाइन इंग्रेडिएंट से बनाए हैं और दादाजी ने खुद इसका पर्सनली सुपरविजन किया है।
अगर अनामिका ने पहले देवांश का खा लिया और उसका पेट भर गया और उसने देवेंद्र जी के भेजे हुए प्रेस्टीज नहीं खाए तो उनका दिल टूट जाएगा। ठीक उसी वक्त कैलाश जी ने एक जाने पहचाने इंसान को कंपनी से बाहर आते हुए देखा, तो वह जल्दी से वहां पर उसके पास पहुंचे और रिस्पेक्टफुली वह चीजें उन्हें देते हुए बोले, अनामिका यह है जो सर ने आपको देने के लिए कहा था। अनामिका ने अपने हाथ आगे बढ़कर वह सामान लिया और एक प्यारी मुस्कुराहट के साथ बोली, प्लीज मेरी तरफ से दादाजी को थैंक यू कह दीजिए। सर को उम्मीद है कि जब भी आपके पास टाइम होगा आप उनसे मिलने आएंगी। ज्यादा काम मत कीजिएगा और आराम कीजिएगा। ओके। उन्होंने ये भी कहा है तो कि आप कॉलेज में एडमिशन लेने वाली है। अगर आपको के मन में कोई भी कॉलेज है इस शहर में या फिर एब्रॉड में आपने बता सकती हैं। ओके। और अगर आपको काम में कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप मदद के लिए सर से पूछ सकती हैं। अगर आपको लाइफ में कोई प्रॉब्लम हो रही है तो आप उन्हें वह भी बता सकती हैं। ये सब सुनकर साइड में खड़ा देवांश हल्का सा मुस्कुराया। उसे याद था कि वह इतने बड़े सिघानिया कॉरपोरेशन को 3 सालों से संभाल रहा है, लेकिन उसके दादाजी ने कभी इस तरह उसके लिए स्नैक्स नहीं भेजा है और नहीं कभी चिंता की एक शब्द का, लेकिन वह अचानक से ये सब कुछ अपनी ग्रैंडडॉटर इन लॉ के लिए कर रहे हैं। प्लीज मेरी तरफ से दादाजी को थैंक्स कर दीजिएगा। अनामिका वहाँ एक कोल्ड और क्यूट एटीट्यूड के साथ खड़ी थी जो काफी एडमायरेबल था। मैं आपकी बातें को उन तक पहुंचा दूंगा और आपको काम में और डिस्टर्ब नहीं करूंगा। इतना कहने के बाद कैलाश ने देवांश की तरफ वह देखा और रिस्पेक्टफुली बोले, यंग मास्टर मैं यहाँ से जाता हूँ। ऑलराइट। देवांश जानता था कि वह सबसे पहले जा रहे हैं ताकि उन दोनों को थोड़ा प्राइवेट स्पेस मिल पाए। वह बहुत समझदार इंसान है। तुम अभी भी यहाँ क्यों खड़े हो? अनामिका ने देव्यांश की तरफ हैरानी से देखा और पूछा। देवांश ने अपना हाथ आगे बढ़कर जेटली उसका चेहरा छुआ और एक प्यारी मुस्कुराहट के साथ बोला, ये तो किस्मत है, भगवान चाहते थे कि हम दोबारा मिले। ये सुनकर अनामिका स्पीचलेस हो गई। तुम्हें सबसे पहले मेरे लिए हुए स्नैक्स खाने होंगे और अपने आप को दादाजी वाले स्नैक्स खाने के लिए फोर्स मत करना, जाओ वापस। ऑलराइट। अनामिका के जाने के बाद देवांश थोड़ी देर और वहां खड़ा रहा। वह जाना नहीं चाहता था। वही गाड़ी में बैठी नताशा ने उम्मीद नहीं की थी कि देवांश के दादाजी भी उनके स्पेशल बटर कैलाश के हाथों अनामिका को पेस्ट्री भेजेंगे। वह बहुत गुस्से में थी और उबाल रही थी और जलन के मारे उसका दिमाग खराब हो रहा था। वह लंच बॉक्स पर एक एक्सक्लूसिव मार्क था जो फ्रांस के एक स्पेशल शेफ का निशान है और सिर्फ वह पर्सनली जॉइंट पेस्ट्रीज को बनाते हैं उन पर ही यह मार्क दिया जाता है। वह सेफ इतने एरोगेंट है कि पैसों से उन्हें कभी भी अपना काम करने के लिए नहीं बनवाया जा सकता, लेकिन देवेंद्र जी ने एक्चुअली उस सेफ से अनामिका जैसी लड़की के लिए पेस्ट्रीज बनवाए। वह बहुत उसकी फिक्र करते हैं ना। नताशा को इस तरह गुस्से में उबलता हुआ देखकर मैक्स बोला, मिस नताशा, इन छोटी छोटी बातों पर ध्यान मत दीजिए। सारी लव स्टोरी ऐसे ही शुरू होती है और आखिर में प्यार धीरे धीरे खत्म हो जाता है। उनके बीच भी यही होगा। नताशा ने अपनी मुठिया कसी हुई थी। वह बस चुपचाप बैठकर सब कुछ होता हुआ नहीं देख सकती थी, लेकिन अब देवांश बिल्कुल उसमें इंटरेस्टेड नहीं है हमेशा की तरह और देवेंद्र जी भी उससे दूरी बना रहे हैं। वही ऑफिस के अंदर अनामिका ने कॉफी टेबल पर रखे हुए ढेर सारे स्नैक्स के बईग्ज़ को देखा और उसके सर में दर्द होने लगा। अगर वह इन्हें डिनर के लिए भी खा ले तो भी खत्म नहीं होने वाले थे। वही ईश्वर जो काम को रिपोर्ट करने के लिए आया था। जैसे ही उसने ये सब देख उसकी आंखें बड़ी बड़ी हो गई। उसने पूछा, मैम एक्चुअली आपने इतना सब कुछ खरीदा है स्नैक्स के तौर पर, क्या आप इन्हें खत्म कर पाएंगी? तुम जो चाहे इसमें से ले सकती हो। अनामिका ने सोचा कि इन सभी चीजों को अकेला खत्म तो कर नहीं पाएगी, इसलिए वेस्ट करने से अच्छा है कि उसे लोगों के साथ शेयर कर लिया जाए। मैम क्या आपका मतलब सचमुच में इसमें से कुछ भी लेकर जा सकता हूँ? ये होममेड पेस्ट्रीज है, फेमस शेफ अगसत और पेंशन की तरफ से। ईश्वर का मुंह हैरानी से खुल गया था। अनामिका ने एक आईब्रो उठाकर उसकी तरफ से देखा, जैसे वह पूछ रही हो कि अगस्त और पेंशन कौन है। मैम आपको सचमुच नहीं पता कि वह लोग कौन है? ईश्वर की आंखें हैरानी से बड़ी हो गई और उसने थूक निकलते हुए कहा, अगस्त एक टॉप 9 फ्रेंच पेस्ट्री शॉप है और पेंशन भी पेस्ट्री वर्ल्ड में एक बिग शॉट है। अनामिका, जिसने कभी उनके बारे में नहीं सुना था, उसने एक आईब्रो उठाते हुए पूछा, क्या ये सब महंगा है? मैम क्या ये सब आपने ऑर्डर नहीं किया? ये दिखाता है कि जिस भी इंसान ने आपके लिए ये सब ऑर्डर किया है वह आपको बहुत पसंद करते हैं। अगस्त रिटायर हो चुके हैं और उनसे इस तरह की पेस्ट्री बनवाना सिर्फ पैसे की बात नहीं रह गई है। और आखिरी बार जब वह एक इंटरनेशनल सुपरस्टार नेम पेंशन की पेसाइड्स करने की डिमांड की थी, तो उसे 3 महीने इंतजार करना पड़ा था और अपने बहुत सारे कनेक्शन इस्तेमाल करने पड़े थे एक बार उनके हाथ कोई पेस्ट्री खाने के लिए। ये जो आपके सामने खाना रखा हुआ है वह कम से कम लाखों की कीमत का होगा। राइट। अनामिका शॉक हो गई, लाखों की? तुम बहुत महंगा है।
मैम क्या आप उस पर डाउट मत कीजिए। और जितना बड़ा ऊंचे उसका नाम है उनकी पेस्ट्रीज से यह रीजनेबल है। जो तुम्हें चाहिए वह ले लो। अनामिका आराम से काउच पर बैठ गई, उसकी टोन बिल्कुल कैजुअल थी, जैसे उसके सामने कोई रेगुलर रेस्टोरेंट का खाना हो, उसके लिए कोई फर्क नहीं था। तो फिर मैं बिल्कुल नहीं शर्माऊंगा, ओके। भले ही ईश्वर ने 2-3 बॉक्स से उठाए मगर वह सब आम वाले थे, उसमें इतनी हिम्मत नहीं थी कि महंगे वाले छू सके। थोड़ी देर बाद क्रिस्टल भी उससे डिजाइन ड्राफ्ट के बारे में बात करने आई तो अनामिका ने उसे भी कुछ बॉक्स दे दिए। उनमें से बचे हुए का जब अनामिका ने एक बाइट लिया तभी उसे दरवाजे के बाहर से ईश्वर की आवाज सुनाई दी, किशोर सर, आप सच में अंदर नहीं जा सकते? मुझे पहले मैम से पूछना होगा, गुस्सा होने से कुछ भी सॉल्व नहीं हो जाएगा। अगर आप अंदर चले भी गए तो आखिर में वह आपको बाहर ही निकाल देगी। आने दो उसे अंदर, अनामिका ने उबासी लेते हुए कहा, जिसे सुनकर किशोर ने जल्दी से दरवाजा खोला और जब उसने अनामिका को सोफे पर आराम से बैठा हुआ पेस्ट्री खाते हुए देखा तो उसने मुस्कुराकर कहा, मिस कपूर, हमारे बीच में गलतफहमियां हो गई है, क्या आपके पास वक्त है? हम बात कर सकते हैं। सॉरी। अनामिका ने एक डेजर्ट का एक बाइट लिया और बोली, मेरे पास वक्त नहीं है। अगर कोई ऐसी चीज है जिसकी वजह से आप खुश नहीं है तो प्लीज मुझे बता दीजिए, मैं डेफिनेटली उसे करेक्ट कर दूंगा। किशोर मुस्कुराया और बोला, और जो मेरे रिलेटिव वाला मामला है, क्या आप उसे इस बार जाने दे सकती हैं? ये सुनकर अनामिका ने खाना रोक दिया और एक आईब्रो उठाते हुए बोली, उसने हमारे एम्प्लॉयज को वह घटिया क्वालिटी का और वेस्ट से बना हुआ खाना 1 साल तक खिलाया। अगर तुम भी एम्प्लॉयज में से एक होते तो क्या इतनी आसानी से उसे माफ कर देते? आगे कहानी में क्या होगा जाने के लिए पढ़ते रहिए और कमेंट और लाइक जरूर कीजिए। अब तक आपने पढ़ा कि देवांश और देवेंद्र जी दोनों अनामिका के लिए शाम को खाने के लिए स्नैक्स भिजवाते हैं और उसके बाद किशोर अनामिका के पास आता है, उसे अरविंद को जाने देने के लिए कहने के लिए। अब आगे, हाँ, उसने जल्दी पैसे कमाने के लिए कुछ कम क्वालिटी वाले इंग्रेडिएंट्स इस्तेमाल किए हैं, मगर किसी को कोई नुकसान तो नहीं हुआ है, राइट? एंड कंपनी ने भी तो उन्हें उनकी हेल्थ कंडीशन सुधारने के लिए पैसे दिए हैं, तो क्या आप उसे एक बार के लिए नहीं छोड़ सकती? और मैं भरोसा दिलाता हूँ कि वह एम्बुलेंस को कंपनसेट जरूर करेगा। उसकी यह बात सुनकर अनामिका ने धीमी और शार्प आवाज में पूछा, अगर, और वह ऐसे कैसे करेगा? शायद एक बार आपके छोड़ देने से वह सुधर जाए और हम उसे कह सकते हैं कि वह पूरे साल या फिर 6 साल तक एम्प्लॉयज को फ्री में खाना खिलाएं। और इस बार आप चिंता मत कीजिए, अगर मैं इंग्रेडिएंट्स की क्वालिटी पर पूरी नजर रखेगा और उसे एक भी एम्प्लॉयज की हेल्थ के साथ खेलने नहीं दूंगा। तो ये सब इसलिए हुआ क्योंकि तुमने उसे पर ध्यान नहीं रखा। अनामिका ने उसकी तरफ देखा और उसकी आंखों में एक अजीब तरह का प्रेशर था। मिस्टर किशोर, क्या आपको नहीं लगता कि यह सब आपकी गलती की वजह से हुआ है? तो आपको भी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी चाहिए। हाँ, मैं भी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी लूंगा। किशोर ने अपनी सर को नीचे कर लिया, अगर और कोई रास्ता होता तो वह इस कम उम्र और एरोगेंट लड़की से मदद मांगने के लिए नहीं आता। अगर आपको एम्प्लॉयज के घटिया खाना है और फूड डिटेक्टिव खाने से कोई फर्क नहीं पड़ता तो आप भी वैसे ही क्यों नहीं करते? आप तो वैसे ही घटिया खाना 1 साल तक खाए और उसके बाद हम बात करेंगे। मिस कपूर, क्या आप मेरे साथ मजाक कर रही हैं? किशोर ने अंदर के गुस्से को दबाते हुए मुस्कुराकर कहा, 1 साल तक मेरा रिलेटिव जेल में ही रहेगा और वहां का खाना खाएगा। क्या जेल का खाना उन घटिया इंडक्टिव से बेहतर नहीं होता? एटलीस्ट वह कम से कम खाने लायक होता है। उसकी बात सुनकर किशोर कुछ नहीं बोल पाया। कंपनी का वाइस प्रेसिडेंट होने के नाते इस इंसिडेंट के बाद आप अपने एक्शन सुधारने की कोशिश नहीं कर रहे हैं और ना ही आपसे ये सोच रहे हैं कि एम्प्लॉयज को कंपनस्ते कैसे किया जाए, बल्कि आप यहाँ आ गए हैं अपने रिलेटिव को डिफेंड करने के लिए। मुझे सच में समझ नहीं आ रहा कि आप में इतनी हिम्मत कहाँ से आती है कि आप ये सब बात मुझे डिस्कस करें। अगर आप उम्मीद करें कि मैं इस मामले से प्राइवेटली डील करूंगी तो आई एम सॉरी, मगर नहीं, मैं नहीं कर सकती। अनामिका के इस तरह सख्त तरीके से मना करने से किशोर को बहुत गुस्सा आया, मगर अपने रिलेटिव्स की प्रॉब्लम शायद उसे इफेक्ट कर सकती है, ये सोचकर उसने आगे कहा, मिस कपूर, हमारी फैमिली बहुत क्लोज है और उसकी मॉम की उम्र इस साल 89 ईयर्स हो गई है और जब उन्होंने ने सुना कि उनका बेटा रास्ट हो गया है तो वह बहुत दुखी हो गई है और वह मुझसे मदद के लिए कह रही है। उसका पूरा परिवार भी मेरे पास आया था। मैं बहुत मजबूर होकर यहाँ आया था, ये सोचकर कि आप किसी एक की सजा उसके पूरे फैमिली को नहीं देंगी और आप किसी की लालच की सजा अपने पूरे एम्प्लॉयज को दे सकते हैं। अनामिका ने अपनी आंखें उठाकर उसकी तरफ देखते हुए पूछा, यहाँ पर नेगोशिएशन के लिए कोई डिस्कशन नहीं रह गया है। मिस्टर किशोर, आपको अपनी पोजीशन के बारे में सोचना चाहिए और आपके रिलेटिव को अगर हेडक्वार्टर अच्छे से इन्वेस्टिगेट करने लगा तो क्या होगा? ये सुनकर किशोर डर गया और उसके साथ भी कुछ ना हो जाए इस डर से वह हरा हुआ वहां से चला गया।
अनामिका देवांश का लाया हुआ डेजर्ट थोड़ा और खाया और फिर कुछ और घंटे काम करने के लगी। जल्दी ही रात हो गई। देवांश उसे कैंडल लाइट डिनर के लिए बाहर लाया था। उसे देखकर लग रहा था कि उसे बहुत कुछ कहना है, मगर आखिर में वह कुछ नहीं बोला और चुपचाप खाता रहा। क्या तुम कुछ मुझसे कहना चाहते हो? अनामिका ने उसकी हिचकी चाहत को देखकर कंफ्यूज होकर पूछा। क्या तुम्हें वह ब्रेसलेट पसंद नहीं आया? देवांश ने अनामिका की खूबसूरत आंखों में देखते हुए थोड़ा डिसअपॉइंट होकर कहा, या फिर तुम मुझे पसंद नहीं कर सकती? अनामिका बोली, क्या क्या मैं कुछ दिनों में तुम्हें बहुत परेशान कर रहा हूँ, इसलिए तुम चिढ़ गई हो? देवांश ने वहां से नेपकिन उठाकर जेटली उसके मुंह के कॉर्नर से खाना साफ किया। उसकी आंखें बहुत वोम थी और वह उसका जवाब जानने के लिए इंतजार कर रहा था। तब जाकर अनामिका को रियलाइज हुआ कि वह ब्रेसलेट पहनना भूल गई। अगर तुम मुझे पसंद नहीं करती हो तो मैं और कोशिश करूंगा तुम्हारा दिल जीतने की, बस तुम मुझे थोड़ा सा और टाइम दे दोगी। अगर तुम्हें ब्रेसलेट का डिजाइन पसंद नहीं आया तो मुझे बता दो, मैं और दूसरा डिजाइन बना दूंगा। तुमने डिजाइन किया था वह ब्रेसलेट? अनामिका ने हैरानी से पूछा। मगर देवांश के लिए कोई बड़ी बात नहीं है, वह जब से ही बच्चा था तब से उसे डिजाइनिंग का काफी शौक था। उसके दोस्त हमेशा कह रहे थे कि अगर वह अपना करियर ज्वेलरी डिजाइनिंग में आगे बढ़ाएगा तो वह इस इंडस्ट्री का लीजेंड बन सकता है। उसके डिजाइन्स कई बार इंटरनेशनल लेवल पर भी बिकते थे। हाँ, देवांश ने उसकी आंखों में देखा और उसके एक्सप्रेशन काफी सीरियस थे। देखो अनु, उस ब्रेसलेट के बारे में है या फिर मेरे बारे में या फिर दोनों के बारे में, मैं सब कुछ ठीक कर दूंगा। अनामिका ने एक क्लियर और परफेक्ट मुस्कुराहट के साथ कहा, वह ब्रेसलेट बहुत सुंदर है, मुझे बहुत पसंद आया। मैं जब दोपहर में गलती से अपने कपड़ों पर जूस गिरा लिया था तो हाथ धोने जाते वक्त उसे उतरा था और वापस पहनना मैं भूल गई। सो क्या देवांश को ये लग रहा है कि वह उसे लाइक नहीं करती और वह बिना मतलब कि उसके आसपास घूम रहा है? मेरे बारे में क्या? देवांश ने उसकी आंखों में सीरियसली और केयरिंग तरीके से देखते हुए पूछा, क्या तुम मुझे पसंद करती हो? तुम बहुत अच्छे हो, अनामिका ने कहा और एक छोटी सी हंसी हंसते हुए कहा, क्या अब हम खा सकते हैं? देवांश ने प्यार से उसका चेहरा सहलाया। आसपास का ऑकवर्ड एटमॉस्फेयर तुरंत गायब हो गया और स्वीटनेस और हैप्पीनेस भर गई। उसकी अनु ने कहा कि वह बहुत अच्छा है, इसका मतलब वह बहुत अच्छा काम कर रहा है। वह खुशी से मुस्कुराया और उसे खिलाने लगा। मैं खुद खा सकती हूँ। क्या तुम चाहती हो कि मैं तुम्हें स्पून से खिलाऊं या फिर किसी और चीज से? इतना कहकर देवांश ने लाइटली उसके लिप्स पर किस किया, जैसे वह किसी चीज का इशारा कर रहा हो। तुम, ये लड़का फिर से परेशान करने लगा। खाना खत्म होने के बाद वह से कंपनी लेकर गया। गाड़ी से उतरते ही उसने उसके लिए दरवाजा खोला और बोला, मैं तुम्हारे साथ चलता हूँ। कंपनी 24/7 ऑपरेट्स करती है। अगर वह अंदर गया तो शायद प्रोडक्शन डिपार्टमेंट के लोगों उसे देख लेंगे। देवांश का डिसअपॉइंटमेंट देकर अनामिका हेल्पलेसली बोली, तुम यही इंतजार करो, मैं तुरंत ब्रेसलेट लेकर वापस आती हूँ। तो पहले तुम मुझे हक करो, मैं तुम्हें जाने दूंगा। देवांश अपने हाथ खोलकर एक बच्चे की तरह गले लगाने के लिए कहा। अनामिका ने सोचा कि उसे कैजुअल गले लगाएगी, मगर उसके पास आते ही देवांश ने अपने हाथ टाइटली उसके आसपास कस लिए और पूछा, हम अपना रिलेशनशिप कब अनाउंस करेंगे दुनिया के सामने? लोगों को कब पता चलेगा कि मैं तुम्हारा मंगेतर हूँ? अनामिका स्पीचलेस हो गई और उसने कहा, क्या यह इतना मैटर करता है? हाँ बिल्कुल ये मैटर करता है। देवांश ने उसे और टाइटली पकड़ते हुए पूछा, क्या कंपनी में कोई है जो तुम्हें एडमायर करता है? अनामिका को ये काफी हैरानी भरा लगा। वह कंपनी में जितने दिनों से आई थी उसने चारों तरफ हड़कंप मचाया हुआ था। ना सिर्फ लड़के, यहाँ तक कि लड़कियों में भी इतनी हिम्मत नहीं थी कि उससे बात कर सके नहीं। मुझे ये बहुत पसंद आया। देवांश ने उसकी सेंट को एक गहरी सांस से अंदर लिया और बोला, मुझे ये सचमुच बहुत पसंद आया और तुम ऑलरेडी मेरी फियांसे हो, इसलिए तुम दूसरे लड़कों से दूर रहना। ओके, मैं समझ गई। अभी मुझे जाने दो। अनामिका ऑफिस में गई और कोड टाइप किया और अंदर गई तो उसके ऑफिस में अभी भी डेस्क पर आराम से उसका ब्रेसलेट रखा हुआ था। देवांश ने आज जो रात कहा था उसकी वजह से अनामिका को अंदर ही अंदर काफी अच्छा फील हो रहा था और उसे इंतजार ना करने के लिए अनामिका ने जल्दी से वह ब्रेसलेट पहने और ऑफिस से निकल गई। लेकिन जैसे ही वह लिफ्ट में जाने वाली थी, उसे दूसरी तरफ से कुछ आवाज सुनाई दी। यह आवाज ऐसा लग रहा था जैसे कोई झगड़ रहा हो और कंप्लेंट कर रहा हो, जिसे सुनकर अनामिका धीरे धीरे उसे आवाज की दिशा में बढ़ने लगी और उसने दरवाजा खोला। तब जाकर उसे रियलाइज हुआ कि यह आवाज कुछ फ्लो नीचे से आ रही है और सीडीओ में इको होने की वजह से वह वक्त काफी तेज है। मेरे घर में 7 लोग हैं जो मेरे ऊपर डिपेंड करते हैं और अब किशोर सर कह रहे हैं कि वह प्रोडक्शन को होल्ड पर कर देंगे, तो हम जिएंगे कैसे? तुम सिर्फ स्टोरी का आधा हिस्सा सुनकर कंक्लूजन पर नहीं जा सकती।
किशोर सर का मतलब है कि प्रोडक्शन लाइन्स 1, 2 और 3 को लगातार चलता रहना है और उसे 4 और 5 को ब्रेक की जरूरत है। उन्होंने यह नहीं कहा कि तुम काम नहीं कर सकती, उन्होंने बस तुम्हें कुछ दिनों घर पर आराम करने के लिए कहा है। कितना लंबा आराम? 7 लोगों के परिवार जिन्हें मुझे ही खिलाना है, मैं एक दिन का भी आराम नहीं कर सकता। पसंद आए या नहीं इसी तरह ही चलने वाला है। यहाँ तुम लोग बहस मत करो। क्या किशोर सर ने पिछले 1 साल में तुम लोगों के साथ कुछ गलत किया है? क्या तुम देख नहीं सकते अब जब मिस अनामिका आ गई है इस ऑफिस में तो सब चीज थोड़ी बहुत बदल लेंगे। न प्रोडक्शन लाइन 4 और 5 रोकने वाली है और वेयरहाउस में जो स्टॉक से उन्हें कुछ दिनों में क्लियर आउट करना है और वरना ना सिर्फ तुम और मैं बल्कि किशोर कर भी मुसीबत में फंस जाएंगे। ये सब सुनकर अनामिका सब समझ गई। तो जो रात में 4-5 प्रोडक्शन दिखाई जाती है वह सब फॉल से वह बोलने वाला इंसान पक्का केदार होगा जो लाइन 4 का लीडर है। उन्होंने कहा कि स्टॉक में जो वेयरहाउस में है वह कुछ दिनों में क्लियर हो जाएंगे, तो इसलिए स्टाफ पक्का काम नहीं कर सकता। चुपचाप अनामिका वहां से चली गई और फर्स्ट फ्लोर के वेयरहाउस की तरफ बढ़ने लगी। रात में वेयरहाउस में कोई गार्ड नहीं थे लेकिन अनामिका अपने फिंगरप्रिंट से उसका दरवाजा नहीं खोल पाई, जो काफी अजीब बात थी क्योंकि उसके फिंगरप्रिंट कंपनी के सिस्टम में फीड थे और वह कहीं भी आ जा सकती थी। उसने पासवर्ड एंटर किया मगर वेयरहाउस का दरवाजा फिर भी नहीं खुला। थ्योरी के हिसाब से यह पासवर्ड तो उसे कंपनी की तरफ से दिया गया था और वह उसके अंदर जा सकती थी और अगर वह इसके अंदर नहीं जा पा रही है इसका मतलब एक ही है कि किसी ने जानबूझकर उसका डाटा कंप्यूटर से डिलीट कर दिया है ताकि वह इस दरवाजे को ना खोल पाए। ये सोचकर अनामिका की आंखों में इंटरेस्ट दिखाई देने लगा। वह सचमुच जाना चाहती थी कि किशोर पीठ पीछे क्या वही कर रहा है। वे हाउस के दरवाजे में 3 लेयर पासवर्ड लॉक था, जिसे अनामिका ने बहुत ही आसानी से क्रैक कर लिया और उसने अपकमिंग सर्विलांस रिकॉर्डिंग को भी रोक दिया। वेयरहाउस के अंदर कोई सारे गारमेंट्स बहुत ही साफ सुथरा ढंग से ऑर्गेनाइज किए गए थे। वहां पर बहुत सारे प्रोडक्ट्स जो दूसरी कंपनियों के लिए बनाते थे वह पूरी तरह से कंप्लीट हो गए थे और अपनी कंपनी के लिए भी एक राउंड लेने के बाद अनामिका को 2 बैजेस मिले सामानों के जो बिल्कुल एक जैसे दिखते थे, लेकिन उनमें वर्कमैनशिप और मटेरियल्स अलग अलग थे। अनामिका ने वेयरहाउस के एडमिनिस्ट्रेशन कंप्यूटर में लॉग इन किया तो उसे पता चला कि यह लो क्वालिटी बैच अभी तक कंपनी के डेटाबेस में एंटर नहीं किया गया है। उसने कंप्यूटर से सारा है डाटा कॉपी कर लिया और अपनी ईमेल पर भेजकर सारे सबूत मिटा दिए। ठीक उसी वक्त उसे वेयरहाउस के बाहर से कुछ कदमों की आहट सुनाई थी। अनामिका एक दीवार के जरिए वेयरहाउस के ऊपर वाले रेक पर चढ़ी गई और नीचे देखने लगी। जो लोग अंदर आए थे वह केदार और कुछ एम्प्लॉयज थे, वह सारे ही चेहरे अनामिका ने पहले कभी नहीं देखे थे। तब जाकर अनामिका को रियलाइज हुआ कि डे और नाइट शिफ्ट के कर्मी एक नहीं है। ये लोग पक्का किशोर के काम करने वाले होंगे और सभी ने एक एक लकड़ी की स्टिक्स पड़ी हुई थी। वेयरहाउस की लाइट जला दी गई और सारे एम्प्लॉयज हर जगह कुछ ढूंढने लगे वहां, मगर उन्हें कोई नहीं मिला। उनमें से एक एम्प्लॉय बोला, केदार सर, क्या आपको नहीं लगता कि आप नई बॉस को लेकर कुछ ज्यादा ही शक कर रहे हो? कोई साइंस नहीं है कि कोई यहाँ आया है। केदार ने आसपास देखा और स्ट्रेंज को फील करके बोला, सर्विस कैमरा चेक करो। अनामिका ने सर्विलांस फुटेज को पहले ही मॉडिफाई कर दिया था। भले ही वह अभी भी रिकॉर्डिंग कर रहा था मगर उसके यहाँ आने के कोई सबूत नहीं थे। एम्प्लॉय ने जल्दी से सर्विलेंस कैमरा चेक किया और बोला, केदार सर, कोई भी वेयरहाउस के अंदर नहीं आया है। ये बात है, किसी ने डेफिनेटली नई बस को अंदर आते हुए देखा कंपनी के। क्या ऐसा हो सकता है कि उससे गलती हुई हो? केदार ने कंफ्यूजन में कहा। आगे कहानी में क्या होगा जानने के लिए पढ़ते रहिए और कमेंट और लाइक जरूर कीजिए।